सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके नीट जेई मेंस या सीईटी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो फिजिक्स में आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम आपको चैप्टर वाइज हम आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो अगर आप मेनली अगर आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हो तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर देख के जाना, क्योंकि सीईटी में कुछ ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो आपको करके जाने हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट के लिए मेरा क्वेश्चन होगा फिजिक्स विद अभिजीत सिंह, वहाँ फॉलो करना। वहाँ पर मैं आपको नीट के प्रीवियस 11 ईयर वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि नीट में क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने 12 पास किया तो एटलीस्ट कम से कम 11th आप नीट का प्रीवियस 11 ईयर क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन आप देके चले जाना, वो मैं आपको करा दूंगा फिजिक्स विद अभिजीत सिंह चैनल पर वहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन करा है 2 चार्ज। पहला चार्ज हमारे पास दिया है +2 माइक्रोकूलम और सेकंड चार्ज दिया है हमें +6 माइक्रोकूलम। करा ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। देखो ऑब्वियस बात है, रिपेल करने भी चाहिए कि दोनों पर चार्ज कैसा है, प्लस प्लस, यानी सेम चार्ज है, सेम टाइप का। अगर सेम टाइप का चार्ज होगा तो ऑब्वियस बात है रिपेल करेंगे। कह रहा है ये किस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, तो ये का जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में वो लग रहा है 12 न्यूटन का। कह रहा है बताओ अगर हम दोनों चार्ज को यानी +2 और +6 माइक्रोकूलम को दोनों को अगर हम -4 को अगर चार्ज -4 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम का चार्ज देते तो बताओ अब फोर्स कितना लगेगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस नहीं गिवन है। तो लेट्स सपोज पहले बताओ कितना फोर्स लग रहा था, तो पहले फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। क्या करना है आपको, कॉपी निकाल लो, कॉपी में इसका सॉल्यूशन लिखते चले जाना। बाकी इसका जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ मतलब जो क्वेश्चन का पीडीएफ होगा वो आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में हम आप शेयर कर देंगे, वो आपको लिंक मिल जाएगा। तो फोर्स का फॉर्म बताया K इंटू Q1 क्यूब। पहला चार्ज कितना है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6। सेकंड चार्ज कितना है वो दिया था हमें, सेकंड चार्ज था वो कितना था 6 माइक्रोकूलम, मतलब 6 इंटू 10⁻⁻6 एंड डिवाइडिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है वो हो गया r²। तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो 2 से ये हो जाएगा 6 टाइम में कैंसिल और 6 से यहाँ 6 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से अगर हम r² के लिए देखो तो r² के लिए कितने हो गए, r² के लिए हो गए K इंटू 10⁻⁻12, है ना, क्योंकि हमें r की वैल्यू नहीं पता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हम क्या करें, दोनों को कितना चार्ज दे रहे हैं। अब इसको भी हमने कितना चार्ज दिया, -4 माइक्रोकूलम का चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, अब टोटल चार्ज हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम का चार्ज। ठीक, अब यही -4 माइक्रोकूलम का चार्ज अगर हम देते हैं +6 माइक्रोकूलम के चार्ज को, तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो अब दोनों के बीच में फोर्स चेंज हो गया। अब मान लो हम बात करते हैं कि मान लो अब नया फोर्स हो गया F डैश, तो F डैश का क्या होगा फॉर्मूला, तो हो जाएगा K इंटू पहला चार्ज कितना हो गया -2 माइक्रोकूलम। अब देखो ध्यान देना कि एक चार्ज नेगेटिव एक चार्ज पॉजिटिव, मतलब फोर्स कैसा लग रहा होगा, अब जो फोर्स लग रहा होगा वो अट्रैक्टिव हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज आ गया माइनस, एक पे चार्ज आ गया प्लस। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 1 2 और 4 में से कोई हो सकता है कि इन्हीं ऑप्शन में क्या लिखा है, अट्रैक्टिव लिखा हुआ है ना, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला हो गया K, पहला चार्ज कितना 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6। सेकंड चार्ज कितना है वो भी हमारा 2 माइक्रोकूलम है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितने आ गए थे, फर्स्ट केस से हम आ गया था K इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो K से K कैंसिल हो गया, 10⁻6 पूरा नीचे हो जाएगा 10⁻12 से कैंसिल आउट, कितना बच गया। यानी अब जो नया फोर्स आ गया F डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वो F डैश की वैल्यू आ गई 4, वो न्यूटन। और फोर्स कैसा होगा, फोर्स होगा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्यों हुआ पता चला, क्योंकि अब जो टोटल चार्ज आ गया था दोनों बॉडी पर, वो चार्ज कैसा आ गया था, एक पे आ गया था -2 माइक्रोकूलम, दूसरे पे आ गया था +2 माइक्रोकूलम। तो एक चार्ज नेगेटिव एक चार्ज पॉजिटिव, तो फोर्स कहता था अट्रैक्टिव, इसलिए तो आज जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से 1। बात समझ आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या था, टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है, तो क्या दे इमर्ज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द पॉजिटिव चार्ज। ये स्टूडेंट गलत है, कह रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज से निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत, यानी ये नहीं हो सकता। पहला बात लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दैट रीजन इज वीक वेयर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर मोर। कह रहा है कि देखो मान लो हमने ऐसा फील्ड बनाया है ना, तो क्या बताओ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो जहां पर डेंस होगा ना, यहाँ पर स्ट्रांग होता है, यहाँ पर स्ट्रांग होता है, और जहां पर लाइन एक दूसरे से दूर हो जाएंगी वहां पर क्या बोलते हैं, वहां बोलते हैं वीक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ना। ये कंडीशन है, ये इसका सही फॉर्मूला है। लेकिन ऑप्शन बी में कह रहा है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक होगी, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दैट रीजन इज वीक वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आर मोर। ये तो गलत बात है ना, क्योंकि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दे आर इन रेडियल डायरेक्शन फॉर ए पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज हुआ तो इस, अगर पॉइंट मान लो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होता है ना, इस टाइप से, इससे बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, है ना, इसे बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। क्या ये ऑप्शन सही है, तो हाँ ये ऑप्शन सही है ना।
इसे रेडियल डायरेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम एक सर्कल बनाएं, है ना, इसे अगर हम सर्कल बनाएं तो इससे क्या होगा, यही तो हमारा रेडियस का डायरेक्शन होता है ना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? जिधर रेडियस का डायरेक्शन होता है, यानी ये ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। बिकॉज लिखता है बिकॉज दे हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब रियल में ऐसे फील्ड लाइंस होती है, ये गलत है ना। ऐसी कोई रियल में कोई फील्ड लाइंस होती नहीं है, हमने जस्ट एक इमेजिन किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी हो जाएगा हमारा गलत। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पास में जाएगा, चीजों को लिख लेना कॉपी में अच्छे तरीके से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड ए कोसेंट्रिक इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द इमेजिनरी स्फीयर। कह रहा है मान लो हमारे पास एक चार्ज है ना, जिसका रेडियस क्यू है और इस पर टोटल चार्ज कितना है? क्यू। कह रहा है इस स्फीयर को हम क्या करते हैं, है ना, तो स्फीयर हो गया, रेडियस आर है, उस पर चार्ज कितना है? क्यू। इज प्लेस्ड इनसाइड ए कोसेंट्रिक इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। क्या इसको हमने कोसेंट्रिक स्फीयर इमेजिनरी है ना, जिसका रेडियस कितना है? 2r, इसके अंदर हमने रख दिया इस क्यू चार्ज को। तो कह रहा है बताओ इसमें से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा। ठीक है, तो क्या करना है, देखो मान लो अगर पहले चार्ज क्यू था, तो क्यू चार्ज के चलते, है ना, इस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो कैसे निकल रही होगी? कुछ ऐसे निकल रही होगी। मान लो कितने माइल पालो की निकली? 1 2 3 4। तो फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस ब्लू कलर का जो मैंने स्प्रे बनाया जिसका रेडियस 2 आता, इसके अंदर कितना चार्ज है? तो बोलोगे सर इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू आ गया, अंदर आ गया। तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स टोटल फ्लक्स हो जाएगा टोटल चार्ज क्यू इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आते क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिखता है ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड ए डिस्टेंस a/2 परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर बना हुआ है ना, जिसका साइड कितना है? साइड से कितना है? ए है, सब साइड। ठीक है, कह रहा है इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर अगर हम ऊपर जाएं और a/2 डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद अगर हम यहाँ एक चार्ज रख दें q, तो कह रहा है बताओ इस सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा। ठीक है, कितना फ्लक्स क्रॉस होगा। तो क्या करना है, तो हमें पता है कि देखो हमसे पूछा है फ्लक्स के बारे में, है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं क्यों यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं? क्योंकि हमारे पास हमें देखना पड़ता है ऑप्शन क्या दिया हुआ है ना। फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है E.ds, लेकिन हमें जज करना है कि हमें जो ऑप्शन दिया गया है वो किसके फॉर्म में, वो E.ds के फॉर्म में दिया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के फॉर्म में दिया है, या हमें चार्ज के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऑप्शन देखोगे वो दिया हमें चार्ज के फॉर्म में। तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? क्यू इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ गया। अब इसके लिए तो फॉर्मूला ये होता है कि चार्ज को इंक्लोज होना पड़ेगा, तभी हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, इस चार्ज को क्या करते हैं, हम एक क्यूब के अंदर बंद कर देते हैं ऐसे, है ना। ऐसा काम तो कर सकते हैं कि इसको क्या कर दिया हमने, इसको हमने बंद कर दिया चार्ज के अंदर ऐसे। अब ये टोटल चार्ज इंक्लोज हो गया, यानी ये टोटल चार्ज क्यूब था, क्या इस क्यूब के अंदर इंक्लोज हो गया? तो बस सारा हो गया। तो कितने फेस ने मिलकर इस चार्ज को इंक्लोज किया है? तो एक क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेस। तो 6 फेस कितना चार्ज इंक्लोज कर रहे हैं? क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमसे कितना पूछा गया? हमसे पूछा गया एक फेस। तो एक फेस कितना चार्ज इंक्लोज करेगा, यानी इससे कितना फ्लक्स क्रॉस होगा? तो एक फेस से जो क्लोज करेगा टोटल फ्लक्स वो हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। बात समझ आ गया। यानी 6 फेस, अगर टोटल 6 फेस से कितने फ्लक्स क्रॉस कर रहा है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 6 फेस मिलकर कर रहे हैं, तो एक फेस कितना करेगा? क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर हमसे 2 फेस के बारे में पूछा जाता कि 2 फेस की 2 सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, तो लिखते 2 टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया। उसके बाद जितने फेस पूछे जाते हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 फेस से पूछा था तो 2 इंटू क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट करते, तो क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर आ जाता। बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कर रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन P एंड E द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर हमारा ये है और डाइपोल अगर मान लो कर ये है, ये डाइपोल का डायरेक्शन है P, और हमारा इन दोनों के बीच एंगल जो बन रहा है अगर थीटा है, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा? कह रहा है ये मैक्सिमम कब होगा? जब इस साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हमारा
टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। और ये कब आता है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो साइन कितना होना चाहिए, तो ये पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। मतलब थीटा एंगल कितना होना चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात समझ आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है ए चार्ज ए फोर्स द फोर्स ऑन ए चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डायपोल इज एफ। तो कह रहा है इफ द चार्ज इज शिफ्ट टू द डबल डिस्टेंस देन फोर्स एक्टिंग विल बी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर करके चले जाना। तो कह रहा है एक चार्ज रखा हुआ है, मान लो कहाँ पर, मान लो एक चार्ज हो गया, ये हो गया डायपोल है ना, उसने कहा डायपोल के एक्सिस पर। तो कह डायपोल के एक्सिस पर अगर एक चार्ज रखा है क्यू, कह रहा है इसके बीच मान लो अगर डिस्टेंस कितना, अगर ये डिस्टेंस अगर आर है तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है एफ। इस चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स कितना है वो एफ है। ठीक, तो पहली बात होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल के चलते, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू डायपोल का फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। ठीक, और डायपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ई का फॉर्मूला क्या था, वो आया था हमारा के पी डिवाइड बाई आर क्यू, है ना। हम बात करें फोर्स का, तो यानी फोर्स किससे डिपेंड करता है, डिस्टेंस आर पे, तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3, है ना। तो कह रहा है बताओ अब हमने डिस्टेंस को कितना कर दिया, अब हम डिस्टेंस को करते हैं 2r, तो नया फोर्स कितना होगा, तो नया फोर्स होगा वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2r क्यूब, है ना। कितना जाएगा, यानी 1/8r क्यूब, मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, अब जो नया फोर्स आ जाएगा तो नया जो फोर्स एफ डैश हो जाएगा, एफ डैश की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ डिवाइड बाई 8, है ना, क्योंकि एफ की कितनी थी 1/r क्यूब, तो एफ डैश की कितनी है 1/8r क्यूब, तो लिख सकते हैं f/8r क्यूब। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा f/8, है ना। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस वेरी करता है इसलिए ना। तो ध्यान देना वो डायपोल के चलते पूछा है ना, तो डायपोल पे कैसे वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, डायपोल के चलते वो 1/r क्यूब के फॉर्म में वेरी करता है इसलिए। बात समझ आए। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7 कह रहा है गॉस लॉ इज गिवन बाय, कह रहा है गॉस लॉ को हम इस फॉर्म से हम देते हैं, गॉस लॉ हम लिखते हैं ना, कहता मैंने कि यहाँ पर होता था एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन बस क्या क्या है, एप्सिलॉन नॉट को उसने चेंज करके ले आया लेफ्ट हैंड साइड में। तो कह रहा बताओ टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज 0 है, इफ द नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज 0, तो क्या यहाँ से हम कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो कह रहा है इफ द नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज 0, अगर ये क्यू की वैल्यू अगर 0 हो जाए दैट मीन्स की कितने वैल्यू होगी, यानी एप्सिलॉन नॉट, है ना, ई डॉट डी एस के लिए 0 हो गई। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या होगा, है ना। तो ध्यान देना, जब मैंने कहा था कभी आपने अगर आपने पढ़ा होगा गॉस सरफेस को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ध्यान देना मैंने वहाँ पर 2 चीज़ कहा था। अगर आपने कहीं मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा, आप पे कहीं से पढ़ा होगा इतना, कि जब भी हम गॉसियन सरफेस लिखते हैं ना ई डॉट डी एस, यहाँ पर हम लिखते हैं ई डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू ऑल चार्ज, है ना, ड्यू टू ऑल चार्ज, मतलब जो चार्ज अंदर है चाहे जो चार्ज बाहर है वो सभी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब अगर मान लो अगर यहाँ एक चार्ज अंदर हो गया Q1, एक चार्ज हो गया Q2, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बनाएगा, तो Q1 ही बनाएगा, Q2 ही बनाएगा। तो उसने क्वेश्चन के बारे में कहा कि टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस है 0, उसने कह रहा है कि Q1 की वैल्यू 0 है, Q2 0 नहीं है ना, उसने बस बोला कि अंदर में जो चार्ज है वो 0 है। तो बताओ इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अंदर का चार्ज 0 हुआ ना, बाहर का चार्ज तो 0 नहीं हुआ, तो बाहर वाले चार्ज के चलते तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज 0, ये कहना सही है, नहीं ये कहना गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके चलते, बाहर वाले चार्ज के कारण, है ना। तो और क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, द नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउट गोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इक्वल, है ना। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना, इंटरिंग, और है ना कितना इंटर कर रहा है, कितना बाहर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी जा रही है, तो देखो जितनी, अगर बाहर वाले की अगर बात करें, बाहर वाले के अगर आप चार्ज की बात करें, ध्यान से सुनो बातों को, तो देखो कि यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंटर करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर भी चला जाएगा, तो है
है ना। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसे इंटर करता है यहाँ से, तो दूसरे पॉइंट से वो बाहर भी तो चला गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, तो जितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आई उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर चली गई, इसलिए टोटल चार्ज, इसलिए टोटल कितना बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि टोटल जो फ्लक्स बोलते हैं जीरो इसलिए है क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस इंटर कर रही है उतनी फील्ड लाइंस बाहर चली जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, कि द नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वल है, इसलिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू पूरी की पूरी जीरो हो जा रही है ना। थर्ड ऑप्शन कहना गलत, सही है गलत है, तो गलत लिखा दे ये नेट इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कह रहा है कि टोटल एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर, मतलब क्या इसमें कहने का मतलब है कि अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, बाहर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, तो ये भी कहना गलत है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, लिख रहा है फॉर द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। ये क्वेश्चन सीयूटी और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चाहे आप सीयूटी दे रहे हो चाहे आप ही, है ना, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, ये दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि फॉर द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगी, है ना। तो ए पे हमसे पूछा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, तो ध्यान देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देना। तो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस चार्ज क्यू है, यहाँ पर चार्ज कैसा है, चार्ज नेगेटिव है। तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, हमेशा अवे होती है, मतलब इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा वो आएगा इसके डायरेक्शन में। ठीक, अब दो चार्ज में माइनस क्यू चार्ज लिखा है, माइनस क्यू चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, वो हो जाएगा टुवर्ड्स, पता ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा एस के डायरेक्शन है, और माइनस क्यू चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो जेड के डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, इन दोनों के बीच में, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अलोंग ए वाई, है ना। किसी डायरेक्शन में होगा, अलोंग ए वाई के डायरेक्शन में होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और अगर आप ध्यान दो तो ये क्या है, ये बी और सी मिलकर क्या बना रहे हैं, एक डायपोल ही तो बना रहे हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता था, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा जस्ट इसके अपोजिट। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आते क्वेश्चन पर हम 9 की तरफ। लिख रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इस पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सा एक लाइन है जो पॉसिबल नहीं है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, है ना। हमसे पूछा था कौन पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 पॉसिबल कभी भी नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वेरीज एट r टू द पावर 0, है ना। r टू द पावर 0 मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 क्या मतलब होता है 1, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो r पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये किस में होता है, तो इलेक्ट्रिक पोल डायपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता था 1/r³ के फॉर्म में, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, गलत ऑप्शन है। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो 1/r² के फॉर्म में डिपेंड करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है ना। इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म आता था वो होता था σ/2ε0, और ए लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लाइन के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फॉर्मूला आता है वो होता है इक्वल टू, इसको बोलते थे हम लोग λ/2πε0r। तो r टू द पावर 0 का मतलब होता है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है r पे। तो कौन सा एक फॉर्मूला है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड r पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा आता है इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सीट। यहाँ पर r का टर्म आता ही नहीं है, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा। और इस टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, इस टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड को लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो डिस्टेंस पर चेंज ना करे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। लग रहा है 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज सरफेस। कह रहा है कि हमारे पास एक सरफेस है ना, कुछ में कम बात करें क्वेश्चन 20 की। कह रहा है कि हमारे पास क्या कर रहे हैं कि एक 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो किस सरफेस के अंदर इंक्लोज है, एक सरफेस चार्ज के अंदर इंक्लोज है ना। और उसमें जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो कितना है, 5 है। तो मान लो अगर हमने कहा कि फ्लक्स 5 है, कितना जब चार्ज कितना था, तो 20 माइक्रोकूलम चार्ज था, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है इफ 80 माइक्रोकूलम चार्ज इज पुट इनसाइड द सरफेस देन
चेंज इन फ्लक्स कितना होगा। तो कह रहा है मान लो अब नया फ्लक्स मान लो फाइव डैश हो जाता है ना। तो कह रहा है इस पर हमने कितना चार्ज और इंसर्ट कर दिया, लिख रहा है इफ 80 माइक्रोकूलम्ब चार्ज इज पुट इनसाइड द सरफेस, है ना। अगर हम 80 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज अगर इसके अंदर इंसर्ट कर दें तो बताओ चेंज फ्लक्स में कितना चेंज आ जाएगा, है ना। तो देखो करने का तरीका है, मतलब हम पहले कितना चार्ज था 20 माइक्रोकूलम्ब था, अब कितना चार्ज हम और इंक्लोज कर दे रहे हैं 80, है ना। तो बात कर रहा है कि पहले 20 था तो कितना फ्लक्स होता उसको 5 था, अगर हम 80 का इंक्लोज करते तो कितना होता, तो अगर हम 80 चार्ज का इंक्लोज करेंगे तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा 80 माइक्रोकूलम्ब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देना, है ना। अब क्वेश्चन ध्यान देना इसमें हमें करना क्या है, उसने कहा कि पहले कितना था 20, अब और कितना हम ऐड करें 80, मतलब टोटल कितना हो गया 80 नहीं हुआ है, ये 100 हुआ है ना। ध्यान देना कितना हुआ है, अब हुआ है 100। तो 20, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं 25 इंटू 20 माइक्रोकूलम्ब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा हमारा 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। ये 20 माइक्रोकूलम्ब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हमने क्या बोलता 5 बोला था। तो चेंज कितना आया, तो चेंज आ जाएगा 5 माइनस 5, यही तो चेंज हुआ है। तो चेंज कितना हो गया 5 के लिए होगी 5 पाई, और पहले कितना था 5, टोटल फ्लक्स में कितना चेंज आएगा, हो जाएगा 4 5, है ना। ये 4 पाई क्या आ गया, यही क्या हो गया, यही हमारा चेंज है ना। हमसे पूछते कितना चेंज हो गया, कितना बदल गया, तो कितना हो जाएगा 4 5 का हमारा चेंज आ जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बस समझ गया। आते क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट होता है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की, है ना। क्वेश्चन 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमसे कि द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज ए बी एंड आर सोन इन द फिगर। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज ए पर है, एक चार्ज बी पर। कह रहा है इन दोनों के बारे में बताना क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो अब देखो ए से पहले जज करते हैं, ए से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है अंदर आ रही है, तो दिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर जा रही है, तो दैट मीन्स ए कैसा होना चाहिए, एक होना पड़ेगा प्लस चार्ज, ठीक। बी कैसा चार्ज होगा, बी चार्ज होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आ रही है, यानी बी का चार्ज होना चाहिए नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो अब बात है ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर नहीं हमारा करेक्ट हो गया, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चेक करते हैं इसका क्या मतलब है। कहता है जो ए का मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा बी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा, मतलब कहने का मतलब है कि अगर पहला चार्ज अगर प्लस माइक्रोकूलम्ब है तो ये चार्ज हमेशा 5 से कम होना चाहिए, मतलब कि -5 कूलम्ब हो सकता है ना। ए पॉजिटिव होगा, यानी अगर ए प्लस 5 कूलम्ब पर चार्ज है तो बी को माइनस होना पड़ेगा और इसकी वैल्यू 5 से कम होनी पड़ेगी। क्यों कम होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काउंट करो, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहे हैं टोटल, और यहाँ पर फील्ड करो कितनी कम है, तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा निकल रही, तो जहाँ से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा हम बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा फील्ड निकल रही मतलब उस चार्ज की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है बी से। क्यों ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि इससे ज़्यादा फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारे पास लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हैविंग चार्ज डेंसिटी क्यू पर यूनिट लेंथ एट ए डिस्टेंस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर फ्रॉम इट्स एक्सिस। कह रहा है कि हमारे पास एक इन्फाइनाइट सिलेंडर है, मतलब इन्फाइनाइट सिलेंडर मतलब है कि इस टाइप का शेप है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, उसका कह रहा है इसका रेडियस मान लो अगर आर है, सिलेंडर है इस पर, ठीक। और ये इसका शेप कैसा है, इन्फाइनाइट है, मतलब ऊपर भी नीचे और नीचे भी ये इन्फाइनाइट है। कह रहा है बताओ, और इस पर जो चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है वो कितना है, वो में क्यू गिवन है ना, यानी क्यू कूलम्ब पर मीटर, है ना। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, क्यू कूलम्ब पर मीटर है। तो कह रहा है बताओ, हमसे कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ फ्रॉम द एक्सिस, है ना, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। और ये आर डिस्टेंस है क्या, उसने कहा आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब रेडियस से ये स्केल ज़्यादा है। तो क्या करना, हम कैसे करते हैं इसको, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या बना लो, एक बना लो गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनाओगे कैसे, तो इस रेडियस आर को लेते हुए एक सिलेंडर बना लो ऐसे, ठीक है। क्या इसके अंदर पूरा चार्ज आ गया, क्या चार्ज इंक्लोज हो गया, तो ये क्या बन गया, ये तो वही बात हो गई ना, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट सीट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। यहाँ पर चार्ज सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, वो लैम्डा ने क्यों दे दिया, तो क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, है ना। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर है। ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक हमारा
आते क्वेश्चन 14 कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा कंटिन्यूस होती है। भी कहता है कि कंटिन्यूस इफ देयर इज ए चार्ज एट दैट पॉइंट, कह रहा है कि कंटिन्यूस तभी होगी जब वहाँ पर एक चार्ज होगा, एक पॉइंट चार्ज होगा, एक चार्ज होगा, उस पॉइंट पर एक चार्ज होना चाहिए। C3 कहता है कि डिसकंटिन्यूस हो जाएगा इफ देयर इज ए नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंटिन्यूस नहीं डिसकंटिन्यूस हो जाएंगी, मतलब कट कट के आएंगी, है ना, मतलब कंटिन्यूस नहीं रहेगा अगर वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो जाए। और डी ऑप्शन कहता है कि डिसकंटिन्यूस होगा इफ देयर इज ए चार्ज एट दैट पॉइंट, मतलब ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि वहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा अगर वहाँ पर एक चार्ज हो जाए, मतलब वो डिपेंड नहीं करता वो नेगेटिव या पॉजिटिव, इसी पर अगर चार्ज भी आ गया ना तो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, है ना। तो मैंने मान लो हमने एक चार्ज लेते हैं, यहाँ पर एक चार्ज लिया मैंने, मान लो एक लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये मान लो एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, तो इस पर चार्ज कहाँ होता है, इस पर चार्ज होता है प्लस बाहर होता है, ठीक है। अब बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फ्लैंस की डायरेक्शन कैसे होगी, इधर होगी इलेक्ट्रिक फ्लैंस ऐसे, ये इधर जाएगा, ये बाहर जाएगा। अच्छा, अंदर में इलेक्ट्रिक फ्लैंस क्या होती है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फ्लैंस होती ही नहीं है। तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लैंस क्या कंटिन्यूस है, नहीं कंटिन्यूस कहाँ है, बीच में तो इलेक्ट्रिक फ्लैंस क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब बीच में तो गैप आ गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लैंस डिसकंटिन्यूस नहीं होती है अगर वहाँ पर कैसा चार्ज आ जाए, चार्ज आ जाए या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, है ना। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता, अंदर की ओर हो जाता है। अगर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव है तो कहाँ होगा, पॉजिटिव इसलिए बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस हो जाती है अगर वहाँ पर एक चार्ज आ जाए तो, है ना। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 15। 15 है कि ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ए आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, है ना। कह रहा कि मान लो अगर हमारे पास एक ऐसे कनेक्टिंग प्लेट बना दिया मैंने ऐसे, हाँ इसको हम थोड़ा बनाते हैं ऐसे कि हम कह रहा है कि हमने बताओ अगर हमने एक बना दिया कनेक्टिंग प्लेट है, कनेक्टिंग प्लेट कैसा है, मान लो ऐसा कनेक्टिंग प्लेट बना दिया, कनेक्टिंग प्लेट जिसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। कह रहा है कि ए क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कनेक्टिंग प्लेट। तो मान लो हमने क्या किया, इस प्लेट से डी डिस्टेंस पर क्या रखना है, हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, ठीक। अब प्लस क्यू चार्ज करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस सरफेस पे चला जाएगा सारा, है ना। चार्ज सेपरेट हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को दूर जाएगा, ले जाएगा और नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। कह रहा द फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन, कह रहा इस प्लेन के अदर साइड पे एक पॉइंट पी है। तो कह रहे बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो अब देखो कि इस पी पॉइंट के सामने कैसा चार्ज आ गया है, प्लस चार्ज आ गया। तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, हमेशा अवे, ऐसा बनेगा। क्या प्लस चार्ज आ गया तो क्या बन जाएगा, अवे हो जाएगा। यानी यहाँ पर पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो कहता है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन है। कह रहा कि ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और प्लेन से हमेशा अवे होगा, मतलब प्लेन से दूर जाएगा ये हमेशा, तो ये सही है ना। ऑप्शन 1 इधर सही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 2 गलत है क्योंकि लिखता है कि ये डायरेक्टेड परपेंडिकुलर तो होगा बट टुवर्ड द प्लेन, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो प्लेन की साइड होगा, ये गलत है ना। क्योंकि चार्ज क्या था, प्लस था, इसलिए चार्ज कैसा जाएगा, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे जाती है। तो ऑप्शन 1 इधर करेक्ट आंसर। बाकी आप और ऑप्शन को भी रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में 16 आ रहा है कि द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब विथ साइड लेंथ ए इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए ऑफ ए क्यूब। कह रहा है एक हमारे पास क्यूब है, देखते हैं डायग्राम बनाए कि नहीं, तो डायग्राम भी हमारे पास क्यूब है यहाँ पर। कह रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के कॉर्नर पर एक चार्ज ए रखा हुआ है, ए पर एक जो चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो कह रहा है बताओ इससे इस क्यूब से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा। तो याद रखना इसके लिए कि क्यूब के लिए, है ना, क्यूब के लिए जो चार्ज इनक्लोज्ड, है ना, कहते हैं कि अगर यहाँ से पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा तो होता है, फॉर्मूला होता है चार्ज इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना चार्ज इंक्लोज करेगा ना, कि यहाँ जो चार्ज इंक्लोज्ड होगा, यानी जो क्यू इंक्लोज होगा, अगर हमने कॉर्नर पे रखा है तो वो होता है क्यू बाई 8, है ना। कितना चार्ज इंक्लोज हो जाएगा अगर हम कॉर्नर पर रखेंगे तो कॉर्नर पे जब भी एक चार्ज रहेगा तो टोटल कितना चार्ज इंक्लोज करेगा क्यूब, सिर्फ उसका 1/8 पार्ट को ही वो अपने क्यूब के अंदर इंक्लोज करेगा, बाकी पार्ट कहाँ रहेगा, इस क्यूब के बाहर, है ना। आपको देखा कि कुछ पार्ट होगा जो इस क्यूब के बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना रहेगा Q/8। तो कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा टोटल क्यूब से, तो
चार्ज इंक्लोज कितना हो गया, Q डिवाइड बाई 8 और एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ गया। इस चीज़ को याद रखना कि कॉर्नर पे होगा तो कितना होगा, Q/8। ठीक, फेस पर अगर किसी एक फेस पर चार्ज रखा है तो हो जाएगा Q/2, है ना। ये रखना, अगर फेस से पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 17, लिख रहा है 4 चार्ज हमारा रखा हुआ है, एक स्क्वायर है और इसके 4 कॉर्नर पर क्या रखा है, चार्ज 4 चार्ज रखे हुए हैं। तो करे बताओ नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखते हैं कि करके, तो पहले देखते हैं ए चार्ज। ए चार्ज के कारण ओ पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा वो कुछ इधर होगा, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू चार्ज ए। सी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो चार्ज प्लस है तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा अवे। तो इधर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पी। बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सी। तो सी चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज है, तो इसके चलते भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे। और डी चार्ज क्या था, वो एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर होता है, हमेशा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो हमसे पूछा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ए, यानी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, बात दोनों का डायरेक्शन सेम ही होता है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करो, दोनों का डायरेक्शन हमेशा सेम ही होता है। तो ए के कारण और देखना सी के कारण दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। क्यों, क्योंकि दोनों पे चार्ज कैसा है, सेम टाइप का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है ओ से। चाहे ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस, चाहे ओ से सी तक का डिस्टेंस सेम है, यानी क्या करेंगे, एक दूसरे को करेंगे कैंसिल आउट, यानी तो होगा नहीं। और बी के चलते और डी के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेट जो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, वो एलॉन्ग बी डी आ जाएगा। ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन हमारा बी डी का डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन कितना है, बी और डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एलॉन्ग बी डी। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 18, लिख रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। कह रहा है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना होगा ऑन द एक्सिस और एंड एन इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला था, 2kp/r³। ठीक, और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था, सिर्फ बात करते मैग्नीट्यूड का, तो आया था kp/r³। मैंने कहा डायरेक्टली फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो r³ कैंसिल, kp कैंसिल, रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ जाएगा 2/1। यानी ये तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का रेशियो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आ जाएगा 2/1। किसके लिए, इन केस ऑफ डाइपोल के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर बताते हैं क्या करना है। कह रहा है एक हमारे पास हॉलो मेटल स्फीयर है ना। अच्छा, एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो कहता है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। हमने पढ़ा है ना हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो स्फीयरिकल सेल का फॉर्मूला क्या इतना आया था। तो पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, वो 0 होता है ना। और बाहर वो कैसे वेरी करता है, वो बाहर वेरी करता है KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर के फॉर्म में। अगर इस पर चार्ज कैसा चार्ज आएगा, चार्ज प्लस Q चार्ज है ना। तो सारे चार्ज बाहर होते हैं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। कब तक, जब तक R की वैल्यू रेडियस से कम हो, मतलब अगर पॉइंट अगर अंदर हो जाए, इस केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, जब R की वैल्यू R से कम हो जाए, यानी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम हो। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वेरी करता है, R पे इन्वर्सली, मतलब उसके बाद अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। यानी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब अगर R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा अगर R की वैल्यू क्या हो, डिस्टेंस की वैल्यू रेडियस से कम हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और उसके बाद अगर R की वैल्यू रेडियस से बड़ी हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, तो करेगा डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा एज R इंक्रीजेस, यानी अगर R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, यानी पहले 0 रहेगा अंदर में और बाहर में फिर वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और बात करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ये स्फीयर है, इंक्लोज इलेक्ट्रिक डाइपोल कर रहा है। एक स्फीयर है वो क्या कर रहा है, डाइपोल को इंक्लोज कर रहा है। तो क्या बता टोटल फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा, तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चार्ज क्या कर रहा है, ये एक डाइपोल को इंक्लोज कर रहा है। डाइपोल का डिफरेंस क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर केप्ट एट ए स्मॉल डिस्टेंस, यानी एक चार्ज हम रखा है नेगेटिव चार्ज तो एक चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज।
तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज इंक्लोज कितना हो गया यहाँ पर 0, टोटल चार्ज कितना हो गया 0, तो फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा 0, है ना। याद रखना कि टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू ए इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होता है, वो हमेशा 0 होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सीयूटी के लिए और नीट के लिए, ये क्वेश्चन कर लेना। बाकी जिनको नीट का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो हम फिजिक्स विद अभिजीत सिंह चैनल में रहा है, वहाँ पर हम आपको नीट के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे, क्योंकि नीट में भी आपका टाइम है। बाकी कुछ बेसिक क्वेश्चन है, पहले आप बेसिक क्वेश्चन करो, उसके बाद आप नीट वाले प्रॉब्लम को वहाँ पर सॉल्व करा देंगे। और उस पर भी हम स्टार्ट करेंगे पहले क्लास 12th वाले पोर्शन, बाद में हम वहाँ स्टार्ट करेंगे क्लास 11th वाले पोर्शन। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, झारखंड एजुकेशन एंड फिजिक्स विद अभिजीत सिंह दोनों को। बाकी सबका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पर और ग्रुप पर, वहाँ पर आपका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।